कल हम लोगों ने पढ़ा था संसद के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अंतर को देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है उसके बारे में। लेकिन आज हम लोकसभा के सिर्फ़ और सिर्फ लोकसभा के बारे में जो चीज़ें छूट गई थी या फिर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ हम पढ़े थे उसके अंतर को देखने के लिए। लेकिन अब क्या देखेंगे, अब वो देखेंगे कि लोकसभा से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लोकसभा की विशेषता क्या होती है, वहाँ पे अंतर देखें कि क्या उनका अंतर था नाम में, लोकसभा के नाम में क्या है और राज्यसभा के नाम में क्या है, किस तरह से एक प्रथम सदन एक द्वितीय सदन, इस प्रकार के कुछ चीज़ों को देखने का प्रयास किए थे। लेकिन यहाँ पे अब सिर्फ लोकसभा के बारे में देखेंगे और इसके बाद अगली क्लास में राज्यसभा के बारे में। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के बारे में चर्चा होगी। देखिए, लोकसभा, इसके नाम पे चर्चा कर चुका हूँ कि इनका नाम क्या क्या होता है। ठीक है, लोकसभा को और किन के नामों से जाना जाता है ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, उसको आप लोग देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे हैं। तो देखिए, लोकसभा की संरचना की बात करते हैं, यानी कि इसमें हर एक चीज़ को एक एक करके देखते जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले लोकसभा की संरचना, सदस्य, लोकसभा के सदस्य की संरचना। वैसे तो पिछली वीडियो में भी बताए थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि कहीं पे यूटी में 20 है, कहीं पे 13 बताया गया है। तो ऐसा क्यों, इसीलिए सिर्फ लोकसभा को समझने के लिए ज़रूरी है कि लोकसभा को अलग से पढ़ा जाए। ठीक है, वहाँ पे शायद ही, मुझे नहीं लग रहा होगा, शायद किसी को ही समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं पे कुछ और बताया गया है। शुरू में जो केंद्र शासित प्रदेश में 20 बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश से 20 आते हैं सदस्य, लेकिन बाद में हम केंद्र शासित प्रदेश से जो सदस्य आते हैं उनको 13 बताए हैं। ऐसा क्यों, तो वहाँ पे उसको हम समझाना भी भूल गए थे कि हम शुरू में ये बताए हैं और लास्ट में ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे दोनों लोकसभा और राज्यसभा को तुलना करके पढ़ाया जा रहा था और यहाँ पर क्या है, सिर्फ लोकसभा के बारे में बताना है। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में नहीं आया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी उस चीज़ को लेना ही है। जैसे कि सदस्य की संरचना क्या होती है, 550 जो निर्वाचित करके आते हैं प्लस 2 एग्लो इंडियन, ये होते हैं निर्वाचित, इनका निर्वाचन होता है, और ये होता है एग्लो इंडियन, एग्लो इंडियन, हिंदी में इसको आंग्ल भारतीय भी कह सकते हैं। ठीक है, आंग्ल भारतीय, वैसे एग्लो इंडियन ही आपको पेपर में भी देखने को ज़्यादातर मिलेगा। ठीक है, तो एग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय, यहाँ समझिए कि ये जो सदस्य है, देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया है। ये आपके अनुच्छेद 331 के तहत ये प्रावधान था कि अनुच्छेद 31 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे अपने मन से। एग्लो इंडियन को राष्ट्रपति दो सदस्यों को मनोनीत कर देंगे। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है, यानी कि टोटल पहले सीटें कितनी होती थी, 552 होती थी। समझते जाइएगा, जो घटा है उसको भी समझाएंगे और क्यों। और यहाँ पे 552 होती थी, वर्तमान में ये कितनी हो चुकी है, 550 हो चुकी है। ठीक है, ये वर्तमान की संख्या है, ये वर्तमान की बात हो रही है, 550 हो चुकी है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये वाला जो 552 का जो कॉन्सेप्ट था वो 550 हो चुका है, यानी कि ये वाला हट चुका है 2019 से। ये एग्लो इंडियन का प्रावधान किस में था, अनुच्छेद 331 में। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ से ये निर्वाचन को हटा दे रहे हैं, यही से समझा रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं निर्वाचन, जो निर्वाचित करके आते हैं। ठीक है, यानी जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाएंगे। इनको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में से 530 सदस्य राज्य से आएंगे, 530 सदस्य राज्य से आएंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेश से, यानी कि यूटी, ठीक है, शॉर्ट में यूटी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 530 सदस्य कहाँ से आएंगे? राज्य से। 20 यहाँ 20 कहाँ से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश से। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ है ना कि ये वाला जो 530 है, ये 530 तो आज भी निर्वाचित होते हैं लोकसभा में, ये 530 निर्वाचित होते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश से वर्तमान में कितने? सिर्फ और सिर्फ 13 सदस्य, सिर्फ और सिर्फ 13 सदस्य ही चुन करके आते हैं। देखिए, अब वर्तमान में 13 सदस्य क्यों चुन के आते हैं? कई सारे कारण हैं इसके, जैसे कि एक तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है उसमें पाकिस्तान का कब्जा है, तो यहाँ से आने वाले हैं। इधर थोड़ा सा चीन का कब्जा है, ठीक है ना, जैसे अक्साई चीन बोलते हैं, इधर वाले को पीओके बोलते हैं। तो इन सब क्षेत्रों से अभी आने वाले सदस्य के लिए संख्या छोड़ दी गई है। और कुछ जगहों पे क्या किया गया है, यानी कि यहाँ से जो पाकिस्तान और चाइना ने जो कब्जा कर रखा है वहाँ से 5 आएंगे, लेकिन और यहाँ पे जो कमी है रह जाएगी 2 की, उसमें ये हो गया है ना कि जनसंख्या वहाँ पे कम है, इसलिए वहाँ से नहीं आते। यानी कि 5 तो तब आएंगे जब ये वाला हिस्सा हमारा, ठीक है ना, भारत को वापस मिल जाएगा। और पिछले वीडियो में बताए हैं ना, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो पीछे बता दिए उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 13, अब 13 देखिए कितने मिल करके होते हैं, यदि इसको हम प्लस कर दें तो ये हो जाएंगे आपके 543, ठीक है। ये वर्तमान में कितने हैं? 543। यदि आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है वर्तमान में, पहले 552 होती थी, वर्तमान में 585 होगी, लेकिन कितने सदस्यों की संख्या वहाँ पे, मतलब कितने सदस्य हैं वर्तमान में, तो 543 ही सदस्य हैं, ठीक है। 543 सीटें भरी हुई है। और एक चीज़ याद रखिएगा, 7 सीटें आज भी अभी खाली है, ठीक है, 7 सीटें खाली है। यानी कि अभी 2000 मतलब जो संशोधन हुआ है एग्लो इंडियन नहीं हटने के, तो प्लस इसमें 2 और जुड़ जाता था, और आप लोगों को शायद बुक में अभी भी ये 545 का कॉन्सेप्ट मिल सकता है कि 545 वर्तमान में लोकसभा में सदस्य होते हैं। लेकिन ये 545 नहीं है, क्योंकि ये 2 ख़त्म हो चुका है, तो ये 543 ही रह गया है, ठीक। तो शायद ये वाला समझ में आ गया होगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हटा रहे हैं। अब चलते हैं सदस्यों का चयन कैसे होता है, लोकसभा में सदस्यों का चयन कैसे होता है, किस प्रकार से सदस्य चुन करके आ सकते हैं, तो उनको देख लेते हैं। सदस्यों की यहाँ संरचना थी, और इसको कर लेते हैं सदस्यों की का चयन। तो देखिए, पहला है प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन करके लाया जाता है लोकसभा के सदस्यों का, ठीक है। यानी कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है। वही राज्यसभा की बात करेंगे तो अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, लोकसभा और राज्यसभा पूरी तरह से अलग अलग है, एक नहीं है। कोई भी बातें नहीं मिलती है एक दूसरे से, कोई भी बातें शायद ही लगभग में मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो वैसे पूरा का पूरा अलग ही है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे चुनाव होता है, और जनता के द्वारा, यानी कि यहाँ पे जनता के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। दूसरा, सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम मताधिकार 18+ इसको कर सकते हैं, ठीक है। यानी सार्वभौम मताधिकार का मतलब है कि यहाँ पर प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुका है, उसके आधार पे ही लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। चुनाव के माध्यम से वो लोकसभा के सदस्यों को क्या करते हैं, चुन करके अपने लोकसभा के सदस्य बनाते हैं, ठीक है। यानी कि सार्वभौम मताधिकार यानी 18+। अच्छा, आपको पता होगा कि 1900, यहीं पे एक चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि 1988, इधर लिख देते हैं, नहीं तो मिटाना पड़ेगा, 1988 तक जो आयु थी वो 21 वर्ष थी।
1988 तक जो मत देने की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 1988 में एक संशोधन होता है। 1988 में एक संशोधन होता है जिसका नाम होता है 61वां संशोधन। 61वां संशोधन, और इसमें जो आयु होती है वो कितनी कर दी जाती है, 18 वर्ष आयु कर दी जाती है। ठीक है, तो यानी 1988 तक 21 वर्ष आयु थी किसकी, मत देने का अधिकार जो व्यक्ति को मिलता था वो 21 वर्ष पे मिलता था। वैसे आज चुनाव भी था, ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव था, ग्राम प्रधान का, बीडीसी आप लोग जानते होंगे, सदस्य का चुनाव। देखिए यहाँ पे शायद निशान आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हम भी आज गए थे, तो ठीक है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे इस क्लास के बाद। एक और क्लास हो सकेगा तो डाल दिया जाएगा। ठीक है, वैसे रात बहुत हो चुका है, ठीक है, रात बहुत हो चुका है, शायद टाइम मिलेगा तो डाल देंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में, क्योंकि आज त्रिस्तरीय चुनाव का माहौल था, गांव में चुनाव का माहौल था पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के। त्रिस्तरीय इसको चुनाव भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन सब बातों को ये कहाँ से निकला, क्योंकि संविधान के समय तो ये था ही नहीं, ये इस तरह का नहीं था, ये धीरे धीरे अस्तित्व में आया था। आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम ये राजस्थान के नागौर ज़िले में, फिर आंध्र प्रदेश में, ऐसे करके पूरे राज्यों में फैला हुआ था। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, आज नहीं तो कल हम कर ही देंगे, लेकिन एक वीडियो आ जाएगी अलग से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वरना इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं, जब पंचायती, अभी तो पढ़ने वाले हैं, अभी जब आर्टिकल पे आ जाएंगे तो अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक वैसे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। वैसे क्लास एक सिस्टम से चलता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। 1988 में 21 वर्ष आयु थी। 1988 में एक संशोधन होता है संविधान में, 61वां संविधान संशोधन, और आयु कितनी हो जाती है, 18 वर्ष। तो आपको याद रखना चाहिए कि 61वां संविधान संशोधन के बाद 18 वर्ष आयु कर दी गई थी। ठीक है, ये 2 हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसका थोड़ा सा इंग्लिश नाम है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। इसका अर्थ ये होता है ना कि पहले आओ सीट ले जाओ, यानी कि इसका कहने का मतलब है इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई गई है कि कुल सीटों का आप 50% लेकर के आइए तो ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, 20% लेकर आइए तो ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, 100% जो सीटें होती हैं उसमें से आप कितना भी लाइए, लेकिन फर्स्ट आने वाला व्यक्ति के पास यदि 10% में वो पहला आ गया, बाकी का जो 90% है वो कैसे बट गया, छोटे छोटे कर करके टुकड़ों में बट गया। जैसे कि बहुदलीय यहाँ पे जो चुनाव का माहौल है वो है, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या करना है ना कि मान लीजिए कि जो 90% है, किसी को 8, किसी को 7%, किसी को 5%, ऐसे करके पूरा जो मताधिकार मत है वो पूरा बिखर गया। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा लाने वाला व्यक्ति के पास कितना है, 10% ही है। 10% मिल गया तो वो 10% पे वो क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, यानी कि वो अपने उसकी पार्टी यदि जीत गई 10% सबसे ज़्यादा, यानी कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है जो व्यक्ति पहले आएगा, पहले स्थान पे आएगा, उसको ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसका सरकार चलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ये होता है। फोर्थ में होता है आपका प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। प्रादेशिक प्रतिनिधि सिस्टम। देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि जो पूरा लोकसभा के जो होते हैं, लोकसभा के जो भी मतलब कि जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से चुन के आएंगे, तो पूरा जो क्षेत्र है भारत का वो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है, अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। और उसमें क्या किया गया है, उसमें बोल दिया गया है कि इन क्षेत्रों से यहाँ से सदस्य चुन के आएंगे। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि लोकसभा के अंदर वो प्रत्येक सदस्य जो होते हैं अपने अपने क्षेत्रों के बारे में बता सके, उनके विकास के लिए अपनी बातों को रख सके।
इसीलिए प्रादेशिक प्रतिनिधि सिस्टम अपनाया गया है। पूरे क्षेत्रों को क्या किया गया है, बांट दिया गया है। और एक पांचवा याद रखिएगा, पांचवा भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एकल सदस्य निर्वाचन, एकल सदस्य निर्वाचन, यानी कि इसका मतलब है कि एक जो क्षेत्र है, जो लोकसभा के लिए प्रत्येक क्षेत्र बांटा गया है, एक क्षेत्र से सिर्फ एक ही सदस्य क्या होगा, चुन करके आएगा। एक क्षेत्र से सिर्फ एक ही सदस्य को चुन करके लाया जाएगा, ये कहने का मतलब है। और एक सदस्य आता है, आप देखते होंगे जब चुनाव होता है तो कांग्रेस, भाजपा, सपा, ठीक है ना, तरुण मूल पार्टी, ये कई सारी पार्टियां एक साथ उठते हैं और कोई एक ही जीतता है, कोई एक ही लोकसभा का सदस्य जीतता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका लोकसभा के सदस्य का चयन होता है प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौम मताधिकार, फर्स्ट पार द पोस्ट सिस्टम, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व सिस्टम और एकल सदस्य निर्वाचन। इस तरह से ये सदस्य का चयन होता है, ठीक है। अब चलते हैं भारत, मतलब कि जो इनकी योग्यता क्या होती है, ठीक है। इनकी योग्यता क्या होती है, जो लोकसभा के का सदस्य बनना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो सदस्य मान लीजिए बनना चाहते हैं, जो सदस्य बनना चाहेंगे, सदस्य का योग्यता, ठीक है ना, सदस्य होने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यही आपका तीसरा थर्ड आएगा कि लोकसभा के सदस्य का योग्यता, या फिर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। अपने अनुसार लिख लीजिएगा, तो ये कोई भी गलत नहीं है, सब वही सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने नोट्स में जैसे आपका मन करे वैसे लिख सकते हैं। पहला देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में दीजिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, यहाँ पे सदस्य की योग्यता के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि दूसरे देश से कुछ व्यक्ति आते हैं भारत में, उनको भी नागरिकता यदि प्रदान कर दी जाती है तो क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्या उनको यहाँ पे सदस्यता मिल सकती है, ये जानने लायक है। तो हाँ, मिल सकती है। क्यों? क्योंकि पहला नंबर तो या फिर उनको नागरिकता ही मत प्रदान कीजिए भारत का, लेकिन यदि कर दिया गया है तो पूरी तरह से किया जाएगा। जैसे कि उनको यहाँ पे सरकारी नौकरी भी करने की इजाज़त दी जाएगी, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिस तरह भारतीय उस तरह वो, यानी कि नागरिकता प्राप्त करने के बाद, ठीक है, वो भी सदस्य बन सकते हैं। लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका जन्म भारत में होना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बता दिए कि दूसरे देश के व्यक्ति को भी नागरिकता मिल जाती है तो वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी इस चुनाव के लिए हकदार हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, जब नागरिकता पढ़ेंगे ना, नागरिकता, तो उसमें बताया जाएगा कि भाग 2 में हम नागरिकता पढ़ने वाले हैं। भाग 2 बहुत जल्द आ जाएंगे, भाग 1 भाग 2 पे, ठीक है। फिर अनुसूचियाँ, फिर भाग के अंतर्गत 395 अनुच्छेद को भी पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये चलेगा। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 25 वर्ष आयु, यानी कि लोकसभा के चुनाव को लड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष प्लस में होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 25 वर्ष की आयु उसकी पूरी हो जानी चाहिए। तीसरा, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं, यानी कहने का मतलब है कि लाभ का पद किसे कहते हैं, लाभ का पद सरकारी नौकरी होती है, ठीक है। सरकारी नौकरी की कोई भी पोस्ट होती है उसे लाभ का पद कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति IAS, IPS, डिप्टी SP, SP इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी सरकारी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। याद रखिए, केंद्र और राज्य के अंदर जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्री होते हैं, वो लाभ का पद नहीं होता, वहाँ पे वो रह सकते हैं, वो लाभ का पद नहीं होता, यानी कि मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता, क्योंकि वो अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। और लाभ का पद का मतलब है अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य, ठीक है, यहाँ से भी समझ सकते हैं।
कार्यपालिका में आप जाएंगे, पीछे आपको वीडियो में मिल जाएगी कार्यपालिका के अस्थाई सदस्य क्या है, तो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट बनता रहता है, एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से समझाया जाता है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 4 नंबर पे आ जाएगा मानसिक या दिवालिया। तो यहाँ पर ये है कि कोई भी व्यक्ति मानसिक तौर पे पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित न किया गया हो कोर्ट के ही द्वारा किया जाता है कि किसी व्यक्ति को मानसिक तौर पे पागल घोषित कर दिया जाए या फिर दिवालिया घोषित कर दिया जाए, तो उस व्यक्ति से क्या किया जाता है, अधिकार छीन लिया जाता है चुनाव देने का भी अधिकार छीन लिया जाता है और चुनाव लड़ने का भी, ठीक है। जो हम मत देते हैं तो उसमें भी इस आधार पे मत देने का अधिकार छीन लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, कोई व्यक्ति मानसिक तौर पे पागल हो या फिर दिवालिया घोषित कर दिया गया हो तो उसको मत देने का अधिकार छीन लिया जाता है, ठीक है। उसको पता ही नहीं रहेगा कि क्या करना है जा कर के, या फिर ये हो जाएगा कि चुनाव देने यदि वोट डालने भी जा रहा है तो उसको उसमें करना क्या है ये भी उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब छीन ली जाती है उनसे। और ये लागू है, इतना करना है 1 2 3 4। और 5वां ये हो जाता है कि संसद यदि कोई कानून बना दे, संसद यदि कोई नया कानून या कानून, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हैं, कानून बना दे आने वाले समय में, ठीक है, संसद को लगे कि इनके जो सदस्य के लिए योग्यता होती है कुछ बढ़ाना है या घटाना है, घटाने के लिए तो कुछ है नहीं, 4 रखा गया है, बढ़ा ही सकती है। उनको आने वाले समय में कुछ लगे कि हमको कुछ बढ़ाना है, शायद इनकी आयु 25 ना करके 30 कर दे, ठीक है, कुछ इस प्रकार का नियम यहाँ पे लागू कर दे। जैसे कि सदस्य होने के लिए कोई भी कानून बना दे संसद, तो उसको यहाँ पे मानना है, बस यही बात यहाँ पर बोल दिया गया है संविधान में कि यहाँ इतनी आपके पास अर्हताएँ होने चाहिए, यानी कि आपके पास ये 5वां ये हो जाता है कि संसद यदि कोई कानून बना दे तो उसको मानना ज़रूरी है, मानना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी योग्यता के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये आपकी योग्यता हो गया। अब कार्यकाल कितनी होती है, लोकसभा का कार्यकाल या फिर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है ना, इस प्रकार से ये भी बोल सकते हैं, सदस्यों का कार्यकाल। तो यहाँ पे पहला ये है कि यहाँ पे 5 वर्ष इनके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है या लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ज़रूरी ना हो ये 5 वर्ष तक ही पूरा चले, इसका विघटन या इसे भंग किया जा सकता है, इसको विघटन या भंग किया जा सकता है। बीच में भी 5 वर्ष पूरा ना हुआ हो, बीच में ही यदि ऐसा लगे कि लोकसभा का जो बहुमत है, जो पार्टियां थी, वो हो सकता है कि छोड़ दे अपने दल को, या फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इस प्रकार से कुछ प्रावधान किया गया है कि 5 वर्ष से पहले ही लोकसभा का विघटन हो जाएगा और उसके लिए नया चुनाव करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख आपको मिल जाएगा अनुच्छेद 85 में। 85 में ये प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रावधान आपको अनुच्छेद 85, जब अनुच्छेद 85 में आएंगे तो इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब काफ़ी लंबा टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि अनुच्छेद 85 में ये बात लिखी हुई है कि प्रधानमंत्री के कहने पर या मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देगा। बस इतनी बातें नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। तो अनुच्छेद 85 में आएंगे तो उसको और भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बस इस बात को ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और, आपातकाल।
आपातकाल आपको पता होगा, इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के सरकार में। आपातकाल में क्या क्या होता है ये भी पता होगा कि पूरा जो देश है वो संघात्मक से एकात्मक हो जाता है, यानी पूरी शक्ति किसके पास, राष्ट्रपति के पास आ जाती है और राष्ट्रपति से फिर वो प्रधानमंत्री के द्वारा उस पर कार्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 352 के तहत जो आपातकाल लगता है उसमें जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष में, मान लीजिए पूरा होने वाला है तो 1 वर्ष में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए, यानी आपातकाल चल रहा है, चुनाव हो नहीं सकता आपातकाल में, क्योंकि पूरा देश क्या है, पूरा देश के ऊपर संघ का शासन हो जाता है, केंद्र का शासन हो जाता है, उस समय कुछ भी नहीं होता है। आपातकाल में तो मौलिक अधिकार तक को छीन लिया जाता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी का जो मौलिक अधिकार होता है वो जो मौलिक अधिकार है उनको भी छीन लिया जाता है। तो चुनाव कहाँ से होगा, तो एक बार में यानी आपातकाल लगा है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर यदि लगे कि अभी आपातकाल चलेगा, ठीक है, चलेगा और ये ख़त्म होने वाला है, तो इसके लिए 1 वर्ष और बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक बार में 1 वर्ष के लिए ये बढ़ाया जा सकता है और धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है। कब तक, जब तक आपातकाल लगा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ता रहता है और आपातकाल के समाप्त होने पर 6 माह के अंदर ही ये चुनाव हो जाता है, 6 माह के अंदर ही ये चुनाव हो जाता है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव करवाने का भी प्रावधान है कि 1 वर्ष के अंदर ही चुनाव करवा दीजिए। ठीक है, जैसे कि ये आपको 1-2 चीज़ और नोट कर लीजिए। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। इस समय ये जो लोकसभा 5वीं लोकसभा चल रही थी, 5वीं लोकसभा चल रही थी और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष कर दिया गया था और इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी के सरकार में 42वां संविधान संशोधन होता है और ये आपको पता होगा कि ये 1900, ठीक है, ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1900 किस में हुआ था, 1942, थोड़ा सा ध्यान पे नहीं है, ठीक है ना, दिमाग पर से उतर गया है। हाँ, 1976 में हुआ था। ठीक है, ये जो संशोधन हुआ था ये 1976, यानी 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और ये क्या हुआ था, इसमें ये आप देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, पूरा प्रस्तावना में भी कई सारी बातों को जोड़ा गया है। तो ये 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 6 वर्ष के लिए कार्यकाल कर दिया गया था लोकसभा का। ठीक है, इंदिरा गांधी का सरकार थी और 5वीं लोकसभा चल रही थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कई बार ये पूछा गया है। और पुनः 1978 में ही 44वां संविधान संशोधन होता है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन, और ये पुनः 5 वर्ष इसकी जो कार्यकाल रहता है उसको कर दिया जाता है। 6 वर्ष घटाकर फिर 5 वर्ष कर दिया जाता है। और इस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो ये आपका यहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल हो गया। अब इससे जुड़े थोड़े से और क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस पे चर्चा कर लेते हैं हम। थोड़ा सा वैसे तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब थोड़ी सी बची हुई बातें जो है इम्पोर्टेंट, एक होते हैं अध्यक्ष और एक होते हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो इसमें देखिए 93 से 97, अनुच्छेद 93 से लेकर के
97 में इसकी चर्चा की गई है। किसकी? अनुच्छेद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की शक्तियों के बारे में दोनों के यानी कि अध्यक्ष को क्या पावर है, किस तरह से इनका निर्वाचन होगा, क्या होगा, सब कुछ, और उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है, पहला नंबर याद रखिए कि ये दोनों अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। और साथ में मान लीजिए कि ये त्यागपत्र नहीं देते तो इनको कैसे हटाया जाएगा? सभी सदस्य क्या करेंगे? अपने सभी सदस्य जितने भी होते हैं, यानी लोकसभा में टोटल आज के डेट में 550 है, 550 तो है नहीं, 550 टोटल सीटें हैं, 543 है, तो 543 सदस्य क्या करेंगे? वो सब बोलेंगे कि हमको इनको हटाना है या फिर इनको हटाना है, यानी इनके लिए प्रस्ताव लेकर आना होगा हटाने के लिए सभी सदस्यों को। ऐसा नहीं है कि 50% 1/3 1/2 ऐसे कुछ सदस्य मान गए तो उनको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं है। सभी सदस्यों को यहाँ पे राजी होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ही एक अलग है, बाकी के लिए सब बताया गया है कि किसी में 2/3 किसी में 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, या तो एक दूसरे को त्यागपत्र दे दे या फिर इनके जो भी लोकसभा के मतलब सदस्य वो एक दूसरे मतलब कि इनके लिए हटाने का प्रावधान लेकर के आए कि इनको हटाना है। और एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे ये लोकसभा है, लोकसभा इनसे जुड़ा हुआ एक धन विधेयक होता है। लोकसभा की ये विशेषता होती है, धन विधेयक, धन विधेयक की ये विशेषता होती है कि सिर्फ और सिर्फ ये लोकसभा में ही पारित हो सकता है, राज्यसभा में कभी भी पारित नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसका शुरुआत जो होता है वो लोकसभा से होता है। धन विधेयक का जो शुरुआत होता है वो लोकसभा से होगा, ये इसके बाद ही ये राज्यसभा के पास जाएगी। लोकसभा से इसका प्रारंभ होता है और राज्यसभा में कभी भी सबसे पहले नहीं आएगी, सबसे पहले ये यहीं पे आएगी। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा के पास ही आएगी और इसके बाद ये राज्यसभा के पास जाएगी। और राज्यसभा को इसमें ज़्यादा पावर नहीं है, सिर्फ 14 दिन अपने पास रख सकती है। 14 दिन के अंदर यदि पारित कर दी तो ठीक है, नहीं तो ये अपने आप ही वो क्या होता है, पारित हो जाता है। और धन विधेयक की चर्चा की गई है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 100 कोई आपसे पूछे कि धन विधेयक क्या होता है, अनुच्छेद 10 पढ़ा सकते हैं या फिर आप खुद पढ़ सकते हैं। वैसे जब अनुच्छेद 110 पे आएंगे तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे कि होता क्या है, वरना आपको पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, जो ये धन विधेयक हो गया। और इसमें एक चीज़ है कि संयुक्त अधिवेशन, एक संयुक्त अधिवेशन की भी बात होती है। संयुक्त अधिवेशन ये अनुच्छेद 108 के तहत होता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन वो होता है कि मान लीजिए किसी भी कानून को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद हो जाता है किसी कानून को लेकर के, तो वो कानून क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है और राष्ट्रपति फिर क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और फिर वो मतदान के द्वारा क्या किया जाता है, ऐसे होता है। इधर लोकसभा इधर राज्यसभा, लेकिन जब इन दोनों में मतभेद हो जाता है तो जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो इसमें बुलाई जाती है और इसमें मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मतदान के द्वारा इनके बातों को माना जाए या ना माना जाए। तो लोकसभा के पास 550 सीटें हैं और राज्यसभा के पास 285 सीटें हैं। वर्तमान में भले इनकी संख्या 545 है और इसके 225 है। ठीक है, 245 है। तो इस प्रकार का कुछ संख्या है, लेकिन ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा निखर के आता है। इसकी वोट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक वोट की संख्या एक ही गिनी जाती है। तो इनके पास 545 वोट हो जाते हैं, इनके पास 245 हो जाते हैं। तो ये वैसे भी संयुक्त अधिवेशन में कभी भी लोकसभा का ही बहुमत रहता है, कभी भी राज्यसभा का नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़, मान लीजिए कुछ यहाँ पे जो सदस्य है वो अनुपस्थित है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, निर्णायक मत देने का अधिकार, निर्णायक मत इसमें दिया जाएगा। निर्णायक मत
यानी कि लोकसभा में जो यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया होती है, कुछ यहाँ पे अनुपस्थित है तो दोनों का मान लीजिए कि इसमें 200 सदस्य है, इसमें भी 200 ही दिए, तो दोनों का बराबर हो गया लोकसभा और राज्यसभा में। तो इसके बाद क्या किया जाएगा, जो यहाँ पे अध्यक्ष होता है लोकसभा का, जो अध्यक्ष होता है वही निर्णायक मत देता है कि इसमें देगा या उसके पक्ष में देगा। तो वो अपना मत किसी को भी दे सकता है, लेकिन इसका यही होता है तो अपने लोकसभा में ही देगा, यानी इस आधार पे भी लोकसभा जीत जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ख़त्म। अब इसके बाद थोड़ा सा और आ जाते हैं, आरक्षण की बात कर लेते हैं। यहाँ पे विशेषता को देख रहे हैं, विशेषता भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं को नोट करते जाइएगा। जैसे आरक्षण की बात करता है लोकसभा में आरक्षण, तो अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 331 के द्वारा, देखिए अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 131 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इसकी संख्या है 84 और इसकी संख्या है 47। यहाँ पे यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा कि अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे 47 सीटें और ये हो जाएगा 2 एंग्लो इंडियन अनुच्छेद और 2 एंग्लो इंडियन। इसको समझ लीजिए। यहाँ पे जब आरक्षण की बात होती है तो अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को सीटें प्रदान की गई है, और यहाँ पे जो सीटें प्रदान की गई है वो अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटों का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 में। लोकसभा के लिए याद रखिएगा, लोकसभा के लिए ये आरक्षण किया गया है कि इतनी सीटें, कम से कम इतने लोग यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनजाति रहेंगे। और इसी तरह अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन का प्रावधान है जो आज के डेट में ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, तो देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी यानी कि इसको लिख देते हैं पूरा, मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। यानी मंत्री परिषद कोई भी कार्य करेगी तो उनको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना होगा। यानी कि मंत्री परिषद कोई भी कार्य करती है तो लोकसभा को क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, लोकसभा को जवाब देना पड़ेगा। किसको? मंत्री परिषद जवाब देंगे लोकसभा को कि हम ये कार्य किए, हम ये कार्य क्यों नहीं किए। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान बता ही चुके हैं, लोकसभा यहाँ पे जीतती है। ठीक है, और यहाँ पे संसद, मान लीजिए संसद के किसी सदस्य को हटाना हो, जैसे लोकसभा के किसी सदस्य को हटाना हो तो यहाँ पे संसद का प्रावधान किया गया है। संसद के में देखिए, कोई मान लीजिए मीटिंग चल रही है हो लोकसभा की, और उसमें किसी संसद का जो सदस्य होता है, संसद का सदस्य यदि 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसको सदस्य से हटा दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जा सकती है। कब? जब कोई मीटिंग चल रही है और 60 दिन तक कोई भी संसद जो होता है, संसद का जो सदस्य होता है वो
अनुपस्थित हो जाए बिना बताए, अपना वो रीज़न बता दे, वजह बता दे कि हमको कहीं जाना है या फिर ये कार्य पड़ गया था, तब तो ठीक है। बिना बताए यदि अनुपस्थित रह जाएगा तो फिर इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो चुनाव लड़ा जाता है, कोई भी चुनाव, उस चुनाव का 1/6 सीटें, ठीक है ना, उस सीटें नहीं, उस चुनाव का 1/6 मतदान जो होता है, 1/6 मतदान यदि इससे कम यदि कोई भी व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसकी जो जमा राशि होती है, जो मान लीजिए कोई भी चुनाव लड़ने जाएंगे ना, तो उसमें कुछ राशि जमा करनी पड़ती है, कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, और उस मतदान जो पूरे मतदान लिस्ट निकलता है, जो पूरा पड़ता है मतदान, उनके आधार पे यदि 1/6 से भी कम यदि आप प्राप्त करते हैं तो आपकी जो जमानत राशि होती है, जो राशि होती है, राशि उससे जब्त कर ली जाती है, ठीक है। वो वापस नहीं किया जाएगा। और यदि इसके बराबर या इससे ज़्यादा प्राप्त कर लिए तो आपको वो पैसा भी वापस मिल जाता है, आप चाहे चुनाव जीते या नहीं जीते आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसी तरह एक चीज़ और है, लोकसभा, और ये प्रत्येक चुनाव के लिए, चाहे राष्ट्रपति के लिए लड़िए, चाहे आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़िए, लोकसभा का चुनाव लड़िए या कोई भी चुनाव लड़िए, ठीक है, ये प्रत्येक के लिए। इसी तरह 1/3 का एक कॉन्सेप्ट है कि ये कहलाता है कोरम। लोकसभा में मान लीजिए या राज्यसभा में कोई मीटिंग करना हो, ठीक है, तो वो कब किया जाएगा, जब 1/10 सदस्य उपस्थित रहेंगे, ठीक है ना, 1/10 सदस्य उपस्थित रहेंगे तो ही वो मीटिंग चल सकती है, वरना उस मीटिंग को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। और एक होता है, मान लीजिए एक नेता के बारे में सुने होंगे कि लोकसभा का एक नेता होता है, एक विपक्ष का नेता होता है। तो लोकसभा का जो नेता होता है वो तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो पक्ष का नेता वो प्रधानमंत्री, लेकिन एक विपक्ष का नेता भी चुना जाता है, विपक्ष का नेता, ठीक है, एक विपक्ष का नेता चुना जाता है, और उसके लिए आपको 50% कम से कम सीटों को प्राप्त करना ज़रूरी होता है। यदि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जो पार्टी होती है वो यदि 50% प्राप्त कर लिया है तो ही उसको विपक्ष का नेता बनाया जाएगा, यानी पक्ष का नेता, और एक विपक्ष के नेता के लिए दर्जा दी जाती है, लेकिन 50% सीटें उसको प्राप्त करनी पड़ती है। यदि नहीं किया है तो फिर विपक्ष का नेता नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसको कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया जाता है, कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो ये लोकसभा पे इतनी बातें अब समाप्त हो गई, ठीक है, कुछ छूटा नहीं है, सब कुछ यहाँ पर। कल राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा इससे पूरी तरह से अलग है, राज्यसभा पूरी तरह से भिन्न है। लोकसभा और राज्यसभा में बहुत बड़ा अंतर होता है, राज्यसभा क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, और इसी तरह से क्लास आती रहेगी। और बहुत ही जल्द अनुच्छेद पे आ जाएंगे, अनुच्छेद यानी कि भाग 1 से हम अनुच्छेद में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।